सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 हिंदी व्याकरण एवं रचना के पाठ 1 का अध्ययन करा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ को आप अपनी हिंदी 1 के पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 में देख सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। हम जो विचार दूसरों तक अपने विचार पहुँचाते हैं उसका माध्यम क्या है, भाषा किसे कहते हैं, अर्थात भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि और व्याकरण के बारे में हम जानेंगे। लिपि अर्थात जो भाषाएं हैं वो भाषाओं की क्या लिपियां हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं जिस पाठ 1 जो आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 में देख सकते हैं कि भाषा। प्राय बच्चों, जब हम और आप आपस में बातें करते हैं तो उसका माध्यम क्या है। जब कोई व्यक्ति परस्पर दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो उसका माध्यम है भाषा। हमारे विचार जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं उसका माध्यम है भाषा। हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और भाषा के माध्यम से ही हम दूसरों के विचार समझ पाते हैं। तो प्रायः हमारा बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना ही भाषा को व्यक्त करता है। वास्तव में मैंने क्या बताया, वास्तव में हमारा बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, समझना आदि भाषा को व्यक्त करते हैं। परंतु जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य अपनी विचार कैसे प्रकट करता होगा, क्या आपने सोचा है? जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, जब भाषा का विकास नहीं हुआ तो मनुष्य अपने मुंह से कुछ ध्वनियां उत्पन्न करता था और अपने मुंह से कुछ ध्वनियां जो उत्पन्न करता था, धीरे धीरे उन्होंने अपने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने चिन्ह बनाने जब शुरू कर दिए तो धीरे धीरे उन चिन्हों का रूप बदलने लगा और वह चिन्ह आगे जाकर वर्ण कहलाए। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य, जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो मनुष्य पहले ध्वनियों का प्रयोग करता था, अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालता था और वह ध्वनियां धीरे धीरे उन्होंने उस ध्वनियों को एक चिन्ह का रूप देने लगे। जब उन्होंने उस ध्वनियों को चिन्ह का रूप दिया तो वह आगे जाकर वर्ण कहलाए। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में ये पढ़ा होगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्णों के मिलने से शब्द की रचना होती है और शब्दों के मिलने से वाक्य की रचना होती है। तो भाषा की उत्पत्ति से पहले मनुष्य ध्वनियों का प्रयोग करता था, फिर वर्ण आए, वर्णों से शब्दों की रचना हुई और शब्दों से वाक्यों की रचना हुई। इस प्रकार बच्चों धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ और भाषा का विकास हुआ। तो मूल रूप से भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह आप याद रखेंगे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत के भाष शब्द से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना। तो मैंने बताया कि भाषा वह साधन है। भाषा क्या है? जिसके माध्यम से हम अपने विचार, हम अपने मन के भाव, हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को हम समझते हैं। तो भाषा की परिभाषा बच्चों आप इस प्रकार लिखेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार समझते हैं। अब हम जानेंगे कि भाषा के रूप कितने होते हैं। मैंने बताया कि भाषा किसे कहते हैं? अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचार को भाषा के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं। तो भाषा के रूप बच्चों देख सकते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं?
के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। तो आइए हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे कि आखिर मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक, आप मौखिक शब्द सब समझेंगे कि मौखिक का अर्थ ही होता है बोलना। मौखिक का अर्थ होता है बोलना। तो जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और अन्य व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है, तो वह भाषा कहलाती है मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ होता है बोलना। तो जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा, भाषा का दूसरा रूप है बच्चों लिखित भाषा। लिखित, जिससे आप अर्थ या आपको स्पष्ट होगा कि लिखित का अर्थ होता है लिखना। जब हम अपने विचार, अपने मन के भाव या हम अपनी बातों को लिखते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? भाषा का वह लिखित रूप होता है। तो जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो मूल रूप से बच्चों आप ये याद रखेंगे कि मौखिक भाषा बोलना, लिखित भाषा लिखना। मौखिक भाषा में कोई व्यक्ति अपने विचार बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है। लिखित भाषा में एक व्यक्ति जो व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है वह व्यक्ति लिखता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। तो अगला है लिपि। अगला है बच्चों लिपि कि आखिर लिपि किसे कहते हैं? लिपि, आखिर लिपि किसे कहते हैं? लिपि जिन चिन्हों द्वारा, कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं बच्चों जिन चिन्हों का प्रयोग करके हम अपने विचार या भाव प्रकट करते हैं। अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो लिपि वे साधन है, लिपि वह साधन है, वह चिन्ह है तो जिन चिन्हों के द्वारा हम अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं। तो आप लिपि की परिभाषा इस प्रकार याद करेंगे कि जिन चिन्हों के द्वारा, कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जिन चिन्हों के द्वारा हम अपने विचार या भाव या मन की बातों को प्रकट करते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। तो बच्चों अन्य भाषाओं की कुछ लिपियां होती है, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, संस्कृत, पंजाबी, जर्मन, तमिल, बांग्ला इत्यादि अनेक भाषाएं होती है और प्रत्येक भाषाओं की कुछ न कुछ लिपियां होती हैं। तो हिंदी जो हम पढ़ रहे बच्चों, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। यह आप याद रखेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार बच्चों अन्य भाषाओं देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने भाषाओं और दूसरी तरफ उनकी लिपियों को लिखा है। इसे आप अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से पाठक में देख सकते हैं और आप इसे भाषा और उनकी लिपियों को याद करेंगे। तो अंग्रेजी जिस प्रकार मैंने बताया कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, तो उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी लिपि। उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। मराठी भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बच्चों इस प्रकार आप भाषा और लिपियों को अवश्य याद कीजिएगा। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। उसी प्रकार जर्मन जो भाषा है उसके लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। परंतु देख सकते हैं कि तमिल जो भाषा है, तमिल भाषा के लिए हम तमिल लिपि का ही प्रयोग करते हैं। बंगला, उसी प्रकार जिस प्रकार तमिल भाषा के लिए हम तमिल लिपि का प्रयोग करते हैं,
उसी प्रकार बंगला भाषा के लिए भी हम बंगला लिपि का प्रयोग करते हैं। नेपाली, संथाली, कोंकणी, नेपाली, संथाली और कोंकणी के लिए भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात नेपाली, संथाली और कोंकणी लिपि को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो जिस प्रकार बच्चों मैंने बताया कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है। और जब भाषा का एक क्षेत्रीय रूप होता है, जो जिस प्रकार झारखंड की भी एक भाषा है और अन्य क्षेत्रों की भी भाषा है, जैसे बिहार, अलग अलग क्षेत्र की जो भाषा होती है, जो एक क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। यह आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है कि भाषा किसे कहते हैं। तो हमारे विचार, जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। परंतु बोली और भाषा में देखिए क्या अंतर है। बोली वह होती है जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे झारखंड में एक विशेष भाषा बोली जाती है, बिहार में एक भाषा बोली जाती है, तो जो एक क्षेत्र में सीमित रहती है, वैसी भाषा को बोली कहते हैं। तो अंग्रेजी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है हिंदी, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी। तो अगला है व्याकरण। बच्चों, व्याकरण, आखिर व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी का आधार ही है व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। जब हम भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध ज्ञान को बताने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी कि नमन पाठ याद कर रही है। जैसे मैं एक वाक्य बोलूं कि नमन पाठ याद कर रही है, तो और एक तरफ दूसरा वाक्य में बोलूं कि नमन पाठ याद कर रहा है, तो देखिए दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। नमन क्या है? एक बालक है, तो वो पाठ याद कर रहा है, जबकि वह सीता रहती, जैसे स्त्रीलिंग होती, तब वो आप यह लिख सकते थे कि सीता पाठ याद कर रही है या पाठ पढ़ रही है। तो इस प्रकार भाषा के जब शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को, जिस शास्त्र के माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे राम घास खिलाई। जब मैं बोलूं कि राम घास खिलाई, तो आप सुनने में यह अशुद्ध वाक्य लग रहा है कि राम घास खिलाई। तो क्या राम घास खिलाई यह शुद्ध वाक्य है? यह शुद्ध वाक्य है? नहीं, यह अशुद्ध वाक्य है। लेकिन मैं कहूं कि राम ने घास खिलाई, जब मैं यह वाक्य बोलूं कि राम ने घास खिलाई, तो यह शुद्ध वाक्य है। राम घास खिलाई यह अशुद्ध वाक्य है। लेकिन जब मैं इस वाक्य को शुद्ध करके कि राम ने घास खिलाई यह मैं बोलूं, तो आप यह वाक्य शुद्ध है। तो आप व्याकरण के माध्यम से ही भाषा की शुद्धता का हमें ज्ञान होता है। भाषा की शुद्धता के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। भाषा की उत्पत्ति, मनुष्य पहले कुछ ध्वनियों को बोलता था, कुछ ध्वनियों को अपने मुख से निकालता था। धीरे धीरे वह ध्वनियों को वह चिन्ह देने लगा। मनुष्य उन ध्वनियों को कुछ चिन्ह देने लगे, और वह चिन्ह ही आगे जाकर वर्ण कहलाए, और वर्णों के मिलने से शब्द की रचना हुई, और शब्दों के मिलने से वाक्य की रचना हुई। और इसी प्रकार बच्चों धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, तब भाषा का विकास होगा। तो बोलना, हमारा पढ़ना, हमारा लिखना, हमारा समझना, सभी भाषा को व्यक्त करते हैं। कोई व्यक्ति भाषा बोलकर व्यक्त करता है, कोई लिखकर प्रकट करता है, कोई पढ़कर प्रकट करता है। तो यह सभी भाषा को व्यक्त करते हैं। तो मैंने बताया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे के विचार अपने तक समझते हैं।
और मैंने बताया कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हमारा एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। वहाँ लिखित भाषा में मौखिक भाषा के विपरीत कार्य होते हैं। लिखित भाषा में कोई व्यक्ति लिखता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। अगला मैंने बताया लिपि। लिपि जब हम भाषा को लिखते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं, जिन चिन्हों के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करते हैं। व्याकरण, अंतिम मैंने बताया व्याकरण कि व्याकरण आखिर किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। आशा है बच्चों इस वीडियो के माध्यम से पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण आपको पूरी तरह से आप भाषा, लिपि और व्याकरण समझ गए होंगे। धन्यवाद।